प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 3 करेंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो, तो इसको समझेंगे कैसे करेंगे। इनको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो देखेंगे दो संख्याएं, सपोज हमने मान लिया एक पहली संख्या है एक दूसरी संख्या है, इन दोनों का योग कितना है हमारे पास 27। सपोज मैं ये मान लूँ कि पहली संख्या x है, तो दूसरी कैसे आएगी ये आप सोचो। तो दूसरी हमने निकालना है, तो ये पहली हमें पता है तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो आ जाए। अब हमें पता चल गया कि पहली संख्या हमने x माना है, दूसरी कितनी होगी 27 माना। इन दोनों को जोड़ दें, हम देखें कि इन दोनों को जोड़ के इनका योग 27 आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखे आ रहा है। तो हमें पता चल गया माना पहली संख्या x है तो दूसरी कितनी होगी 27 ऋण x। फिर इनका गुणनफल 182, फिर इन दोनों को गुणा कर देंगे और बराबर 182 से एक द्विघात समीकरण बनेगी। और अभी तक हमने एक मध्यपद विभाजन विधि या गुणनखंड विधि पढ़ी है, उस विधि के द्वारा हम ये दो संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहली संख्या x मानी दूसरी, तो इनका गुणनफल 182 गुणा करना आपको आता है, x अंदर जाएगा दोनों को मिलेगा, फिर इसको मानक समीकरण द्विघात समीकरण के मानक में बदला, एक्स स्क्वायर सबको पक्षांतर इन दो को प्लस का बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को दाईं ओर भेज दिया बराबर 0। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी हैं जिनको गुणा करके तो 182 आए और जोड़ के घटा के मध्य पर 27 आए, क्योंकि यहाँ एक है इसका गुणांक, 182 के 182 अब जोड़ के घटा के तो कैसे करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले 182 के, फिर पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड किए मैंने। अब हमें 27 लाना है, क्योंकि अब ये किसके अभाज्य गुणनखंड है 182 के, मतलब इनको गुणा करके 182 तो आएगा, हिसाब सी बात है। अब हमें जोड़ के या घटा के 27, तो ये दिख रहा है आपको 7 दूनी 14 और 13 और 14 को जोड़ देंगे तो 27 आ जाएगा। मतलब हमें पता चल गया मध्य पद यहाँ पे कितना लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऋण 13x ऋण 14x और धन का 182 ऐसे ही रहा बराबर 0 कर देंगे। अब पहले के दो में कुछ कॉमन और लास्ट के दो में। अब ये ध्यान रखना है कि 182 जो है वो 13 गुणा 14 होता है, आप करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x ऋण 13 माना, यहाँ पे 14 कॉमन लिया क्योंकि 14 इधर भी माइनस का कॉमन लेंगे तो ये x यहाँ बचा प्लस, ये माइनस जब बनेगा तभी सॉल्व करेंगे अंदर जाएगा तो तभी प्लस बनेगा, और ये कितना रहा 13। तो मैंने पहले भी बोला है गुणनखंड विधि का पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। ये जो कुछ कॉमन चीज़ होती है तो उनमें सेम होनी चाहिए, नहीं हो रहा है तो आपने कहीं ना कहीं गलती भी है। तो देखिए जो दोनों में है एक बार लिखते हैं, जो इसके बाहर है x और इसके बाहर है ये लिया। अब इन दोनों को हमने अलग अलग 0 के बराबर किया, और यदि हमने x ऋण 13 बराबर 0 किया तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 13 आ गया। और यदि x ऋण 14 बराबर 0 किया तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 14। मतलब दोनों धनात्मक मान आए हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखें दोनों मान्य हैं। तो पहले उसमें हम जब यहाँ लिखेंगे, अतः पहली संख्या जब हमारे पास 13 थी तो उस समय दूसरी संख्या कितनी आएगी 27 ऋण 13 14 आ जाएगी। यदि माना यदि पहली संख्या 14 हो जाए तो उस समय दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। अब इसको हम लिख लें तो लास्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं ये। तो यहाँ पे ध्यान रखना दोनों धनात्मक मान आए और ये दोनों संख्या इनको जोड़ोगे तो 27 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे 27 आएगा। माना इसमें से ऋणात्मक होता तो फिर आना मुश्किल था, इस बार दोनों धनात्मक आए तो ये चीज़ें हमें दोनों को लिखना पड़ेगा। ऐसा कि पहली संख्या जब 13 थी तो दूसरी संख्या 14 होगी, यदि पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या 13 होगी। ऐसे अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न नंबर 4 करेंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो यहाँ पे जो शब्द वोकैबुलरी यूज हुई है दो क्रमागत, वो भी कैसे क्रमागत होंगे धनात्मक पूर्णांक। अब इनको समझते हैं। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धन क्रमागत सम पूर्णांक, क्रमागत विषम पूर्णांक, इनके बारे में जानते हैं। देखिए जब कभी भी क्रमागत वर्ड जब कभी भी आता है तो आपको दिमाग में रखना है कि क्रम से आने वाला। माना सपोज आप x मान रहे हो, फिर अगला जो आएगा x धन 1 आएगा, फिर अगला जो आएगा फिर इसमें 1 जुड़ेगा तो 1 में 1 2 हो जाएगा, फिर इसमें 1 जुड़ेगा 3 है। अब आपको ध्यान रखना जैसे हमारे पास गिनतियाँ होती हैं एक के बाद एक आती है 1 2 3 तो क्रमागत है। सपोज ये क्रमागत धन पूर्णांक है, क्योंकि माना सपोज ये x 1 है तो 1 के बाद 2 आएगा तो धन पूर्णांक होगा। माना यहाँ पे क्रमागत सम आ जाए। अब माना सपोज ये एक एग्जाम्पल मान लो, ये सम संख्या होती है 2, ये सपोज x 2 है तो अगला सम कब आएगा जब 2 जुड़ेगा। तो जब सम वाला प्रश्न आएगा तो यहाँ पे x धन 1 नहीं लिखोगे, यहाँ पे कितना लिखोगे 2, क्योंकि ये सम संख्या में सपोज हमने जब 2 मानी है तो 2 में जब 2 जुड़ेगा 4 आएगा। ऐसे ही अगला जब करोगे फिर इसमें 2 जुड़ेगा तो
4 होगा। माना कभी विषम आ जाए तो आप खुद सोचो विषम होता क्या है। एक, अब एक है, एक में अगला विषम क्रमागत आने के लिए एक में कितना जोड़ना है। देखिए एक है, इसमें 2 जोड़ोगे तभी तो 3 आएगा। अब जो 3 आया इसमें कितना और जोड़ोगे कि अगला नंबर आए, तो फिर इसमें कितना जोड़ोगे, x धन 2 के बाद x धन 4, 1 मिनट, तो फिर इसके बाद x धन 4 जोड़ोगे क्योंकि मैंने 1 माना था। तो 1 जुड़ेगा, फिर 1 जुड़ेगा तो जब 5 अगला आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये जो मैंने बताया, देखिए आप एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे संपूर्णांक अगर आप पहला मान लो सम x 1 माना, फिर अगला कैसे पता चलेगा, आप खुद सोचो कि अगला सम आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, विषम में विषम देखो, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो इनको देखो। तो ये आपने इन चीज़ों को समझना है कि एग्जाम्पल्स लेने अपनी ओर से। सम है तो 2 4 2। अब क्योंकि यहाँ पे मैं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, अब ऐसे पूर्णांक लेने जिनके वर्गों का योग 365 है। अब मैं 1 2 तो नहीं ले सकता हूँ, मुझे पता ही नहीं कि ऐसे कौन से धनात्मक पूर्णांक हुए जिनके वर्ग करूँगा 365 आएगा। तो इस केस में तभी हमें x मानना पड़ता है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लिया और दूसरा x धन 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग, जिनके मतलब इनके, अब इनके वर्गों का योग करेंगे। वर्गों, तो इनके वर्ग मतलब ये जो दोनों धनात्मक हैं इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है 365। ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा तो ये सब आपको आता है, इसको सीधे सोल्व कर लिया। एक्स स्क्वायर 2x² हो गया, 2x ही हो गया, धन का एक इधर आएगा, ऋण का 365 और ये 364 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सूल 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर धन x ऋण 82 बराबर 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मध्यपद गुणन से 182 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 9 18 7 एकम 7 3, तो यहाँ पे 13 और 14, तो एक्स स्क्वायर धन 13 14x ऋण 13x करूँगा तभी x आएगा धन का, और ऋण 182 बराबर 0। पहले के 2 में कुछ कॉमन है x। देखिए अभी मैंने पिछले उसमें बताया था ये 13 गुना 14 होता है, इस बार 13 कॉमन है तो ऋण का 13 लूँगा तो x ऋण 14। अब ऋण करूँगा तो ये तो गलत हो जाएगा, धन बन जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है, जब ये अंदर जाएगा तो ऊपर वाला पद बनना भी चाहिए, दोनों में सेम है ये। इसको एक बार लिखेंगे और इसके बाद x ऋण 13 हो गया बराबर 0। फिर यदि x धन 14 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा -14, क्योंकि धनात्मक बोला था तो ये धनात्मक नहीं आया तो ये इनवैलिड वैल्यू हो गई, अमान्य। और अगला लिखेंगे, और यदि x ऋण 13 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर 13 आएगा, तो ये मान्य है। तो अतः हमारा ये आ गया पहला धनात्मक पूर्णांक 13 और दूसरा कितना आ गया 14। 13 का वर्ग और 14 का वर्ग करोगे तो 365 आएगा। तो लास्ट में आप लिखना, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर 14, ये आंसर हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण एक 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, पहले समकोण त्रिभुज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि होता क्या है। तो आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। अब ये 90 डिग्री का चिन्ह यहाँ पे बनाया तो इसके 90 डिग्री जहाँ पे बनता है उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। और बचा हुआ एक लंब होगा और एक भुजा आधार कहलाएगी, इतना आपको पता होना चाहिए। तो इस समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, इस बात का भी ध्यान रखना है। और बची हुई भुजा में से एक भुजा लंब होगी और एक आधार होगी। अब इधर आएंगे, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। तो जब तक आधार पता नहीं होगा तो आधार में 7 कम होगा ही नहीं, और जब आधार में 7 कम नहीं हो पाएगा तो ऊंचाई नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पे आधार सपोज x है, अब हमने x माना आधार, तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम हो, जो ऊंचाई है लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं, तो ये क्या आधार से 7 कम है। तो यहाँ से जब ये कब आया, जब हमें आधार पता चला। अब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
तो इस प्रमेय की सहायता से यहाँ से द्विघात समीकरण बनेगी। फिर उसको सॉल्व करके हम ये सभी तीनों की तीनों भुजाएं निकाल सकते हैं, लंब आधार कर्ण। तो आप देखेंगे हमने जो जो डाटा दिया था वो लिख दिया, मानने वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई, जो कर्ण हमें 13 दिया था 13 का वर्ग, लंब दिया था x ऋण 7 इसका वर्ग, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया इधर, फिर सबको एक तरफ भेजा, तो सबको मैंने इधर ये मतलब 169 को दाईं ओर भेज दिया, बराबर 0 बना दिया। कुछ कॉमन है तो कॉमन देखो, दो सब जगह है इनमें, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छुपा। फिर से हम गुणनखंड विधि लगाएंगे। इसका गुणांक 1 है, ये मध्य पद ऋण का 7 है, अचर पर 60, 60 एकम 60, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि गुणा करके 60 आए जोड़ दिए, तो 12 पंजे, तो 12 में 5 घटाऊंगा तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कितना लिख देंगे, ऋण 12x 12 पंजे धन का, जब मैं ऋण 7x को ऋण 12x धन 5x तब तो ऋण 7x आएगा, बाकी ये आगे के ये वाला पद x स्क्वायर ऐसे रहेगा, और ऋण का 60 ऐसे। पहले के दो में कुछ कॉमन है, लास्ट के दो में कुछ कॉमन। तो गुणनखंड करने के बाद आप देख रहे हैं आपको गुणनखंड विधि अब अच्छी तरीके से आती है। तो यहाँ से हमने अलग अलग जीरो के बराबर किया, x ऋण 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 और x धन 5 बराबर 0 तो x। अब भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, तो ये अमान्य हो गया और ये मान्य हो गया। तो अब आप ये वाली वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू जब लेंगे तो ये x कौन आया, तो लास्ट में आप लिखेंगे अतः हमने आधार को मानता, अतः आधार जो है वो कितना आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई या जिसको हम लंबे भी बोलते हैं वो कैसे आएगा, x ऋण x मतलब 12 ऋण 7 3 10 2 12 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। दो भुजाएं निकालो बोला तो दोनों भुजाएं आ गई 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब आंसर की जांच कर सकते हैं, देखिए उत्तर की जांच करेंगे तो 13 का वर्ग 169 होता है, ये लंबा हमारे पास आया है, ऊंचाई जो आई है 5 आया, 5 का वर्ग 25 और ये 12 144 और 25 169, तो 169 मतलब ये जो पाइथागोरस है ये प्रूव हो गई। इसका मतलब ये जो आंसर है ये हमारे पास सही आए हैं। तो ये आपको अच्छी तरह आ गया होगा। ऐसे अगला प्रश्न नंबर 6 अगली वीडियो में बताया जाएगा, यहाँ तक का आप अच्छी तरह समझ लें। और जब भी वीडियो आप देखते हैं तो उसको लाइक अवश्य करें और कमेंट अवश्य लिखें कि आपको पसंद आया नहीं आया। धन्यवाद।